जी, शक्तिमान की जो कैपेबिलिटी है वो हर फैकल्टी को डेवलप करना होगा, बट उस शक्तिमान में वो अपनी कोर वैल्यू को ना भूल जाए। शक्तिमान बनना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी बोलता हूँ कि शक्तिमान बनो, बट शक्तिमान बनने के साथ साथ जब तुम एजुकेशन के साथ इंटरटेनमेंट में ही लग जाओगे कि क्लास में शायरी शायरी बोल रहे हो, क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो एक्टिविटी अनइथिकल है। सर और मैं कहना चाहता हूँ कई ये सर भद्दे मतलब भद्दे एक्शंस और भद्दे मतलब क्या बोले टिप्पणी जाए जो कि भद्दी बिल्कुल टिप्पणियां, भद्दे अनएथिकल शब्द। है और कुछ भी जी। बोल देना जिससे कि हमारे क्लास में पढ़ने वाली जो हमारी मतलब बेटियां हैं या जो बेटे हैं मतलब वो जो है उनको थोड़ा सा लगे कि पता नहीं क्या अचानक से मास्टर क्या बोल दे रहा है, दोस्त है या मास्टर है। जी, जी, जी। मैं तो अभी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरी भी कुछ लिमिट है। बट मैंने देखा कि मैंने अपनी अपनी लिंक्डइन पे स्क्रॉल कर रहा था, तो लिंक्डइन में एक रसायन विज्ञान के विद्वान फैकल्टी, रसायन शास्त्र के विद्वान फैकल्टी, स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को किस एंगल में मोड़ दिया, मैं सर ये मैं ये वाला मैं सर आज मुझे तक मैं अभी तक उसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का अच्छा किस सर एस्पेक्ट को। आप भी केमिस्ट्री के गुरु ऑफ द गुरु हैं, मैं मुझे याद आ रहा है कि किस जी, तरीके से वो वीडियो में जी, जी। और रसायन शास्त्र को उन्होंने किस शास्त्र में डाल दिया, मुझे आज तक। और इसके पीछे जो कोर थिंकिंग है, वो कोर थिंकिंग क्या है कि मैं रातों रात वायरल हो जाऊं। रातों रात वायरल होने के चक्कर में आप अपनी बेसिक को ही भूल जाते हो कि आप कर क्या रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शक्तिमान बनो, शक्तिमान बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी जो कोर सब्जेक्ट है, कोर वैल्यूज है, उसको आप साइडलाइन मत ना कर दो। नहीं तो वो उसका जो इम्पैक्ट होगा लॉन्गर रन में वो ये होगा कि आपको लोग केवल एज ए शक्तिमान याद रखेंगे। आपको लोग कभी भी, जब इतिहास दोहराया जाएगा तो इतिहास कभी भी आपको एज ए फैकल्टी याद नहीं करेगा। मतलब एज अ शक्तिमान आप तो रह जाएंगे लेकिन एज अ गुरु एज अ मतलब कि एडुकेटर, मेंटोर। एडुकेटर एज अ मतलब समझ लीजिए कि जनरेशन को सुधारने वाली बातें कभी जुड़ नहीं पाएगी जो चीज धीरे धीरे घटती जा रही है। घटती जा रही है। अभी आप अब मैं यदि बात करूं गुरुओं की, तो अभी भी समाज में आप देखेंगे कि आदरणीय दिव्य कीर्ति सर हैं, उनको आप देखिए, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट उसी सेगमेंट में और भी लोग हैं जो शक्तिमान का रोल प्ले कर रहे हैं, नाम नहीं ले सकता मैं। ठीक है। नहीं नहीं ठीक तो है सर इतना ही सारा काफी हो। जी, तो हाँ, तो लोगों को समझना होगा कि भाई सब्जेक्ट को आपको डिलीवर करना है, आपको अपने शरीर को नहीं मोड़ना है इस और उस एंगल में कि बच्चा भी परेशान है क्या समझाना चाह रहा है। और जो रसायन शास्त्र के एक्चुअल में विद्वान है, जब वो उस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे कि यार इसने स्टीरियो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट ही बदल दिए, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मतलब मेरा ये मानना है कि जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं बिल्कुल सरलता से पढ़ाएं। अगर जी, आपका जो मोटिव है आपका जो इंटेंशन है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज व्यूज कैसे मिले तो आप तो जानते हैं कि हमारे देश में व्यूज किन तरह के कंटेंट को मिलता है तो ये व्यूज जी। इट्स नॉट अ पैरामीटर ऑफ सक्सेस इन एजुकेशन। क्या कहते हैं सर इस बारे करेक्ट। एजुकेशन में जो पैरामीटर है मूलभूत सक्सेस का, सफलता का जो मूलभूत आधार है, वो आधार है बच्चे का लर्निंग आउटकम। बच्चा जब आपसे पढ़ के जा रहा है तो उसमें हमारी जो भारतीय संस्थाएं हैं, एनटीए, एनटीए हर साल आपका नीट और जेई करा रहा है। तो एनटीए का जो पेपर सेट हो रहा है उसमें जो डेप्थ आ रही है, और बच्चों को डेप्थ तभी आएगी जब बच्चा क्लास में अटेंशन लगेगा, क्लास में पढ़ेगा। अभी और देखिए उसके साथ सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स के पेपर को लेके भी बहुत बवाल मचा हुआ है कि इसका पेपर इतना टफ क्यों आया, क्या इतना जी, टफ करना जरूरी है, क्या ये हाँ, बोर्ड का पेपर है। जी, जी। तो इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि सीबीएसई को मालूम है, सीबीएसई हमसे ज्यादा विद्वान है। सीबीएसई एक ऐसी संस्था है जो इंडिया में कई हजार स्कूल्स को गवर्न कर रही है। उसको मालूम है कि आजकल जो माहौल बन रहा है इस इंडस्ट्री में, जो माहौल बन रहा है वो क्विक सक्सेस का माहौल बन रहा है। बच्चा लास्ट के 7 8 दिन 10 दिन पढ़ के बोर्ड को क्लियर कर लेगा। तो उसने एक ऐसा पेपर प्रस्तुत किया, एबीसी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। उसमें भी पेपर 3 बहुत टफ था। तो वो टफ नहीं था, वो सब्जेक्ट की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पेपर था। जिस बच्चे ने सब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड किया होगा, तो उसके लिए वो अंडरस्टैंडिंग विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट, उसने कैटलिस्ट का काम किया होगा। और ओवरऑल उसकी यील्ड अच्छी आ रही होगी। यील्ड मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी और उसका जो आउटकम है वो अच्छा आ रहा होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करो तो बोर्ड्स को आप, जनरली होता क्या है कि जनरली बच्चा ये सोचता है कि मैं करूंगा क्या, कि मैं कहीं से भी स्कूलिंग कर लूंगा, डमी स्कूल में चला जाऊंगा, अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं, मैं जेई और नीट के लिए पढ़ूंगा, मैं जेई और नीट की तैयारी करूंगा, बोर्ड को साइडलाइन कर दूंगा। अब सीबीएसई ने बोल दिया कि आप डमी स्कूल के कल्चर से बाहर आओ, आप मेन स्कूल में आओ, आप प्रॉपर स्कूलिंग करो। और जो स्कूल के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि स्कूल को भी कॉन्टिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। यदि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही है, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं उत्कर्ष जी,
जी कि सर। एनईपी एनईपी 2020 ने एक फ्रेमवर्क लागू किया है। उस फ्रेमवर्क को बोलते हैं सीपीडी, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सीपीडी। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये एड्रेस करता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, जो एडुकेटर हैं, जो मेंटोर हैं, इनकी भी ओवरऑल ग्रूमिंग कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। सीबीएसई इनके लिए भी ट्रेनिंग और वर्कशॉप अरेंज करता है कि ये अपने सब्जेक्ट को कैसे डिलीवर करें बच्चे के सामने, कि बच्चे के पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डीपली इस अंदर जाए, डीपली परकुलेटेड हो, डीपली अंदर जाए, डीपली इनकलकेटेड हो, और उस इनकलकेशन से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा हो, और सब्जेक्ट में कितना भी टफ प्रॉब्लम आ जाए वो उसको सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल अप्रोच जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, दैट इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूं सर, कि क्या हम भूल गए हैं कि कोविड में जब हम सिलेबस को हल्का किए थे, इजी किए थे, तो अब हम कोविड के दौर से बाहर आ रहे हैं? क्या लगता है कि दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोविड में क्या हुआ कि कोविड में सर हर चीजें ऑनलाइन चली गई, तो उस साल का जो 10+2 का बैच है और 10th का बैच है उसको बोलते हैं कोविड बैच। कोविड बैच। कोविड बैच कोविड बैच का जो मार्केट में रिफ्लेक्शन है, जो मार्केट में उसका इंप्रेशन है, वो इंप्रेशन ये है कि इन बच्चों ने घर में रह के बोर्ड का पेपर दिया है, और ये जो पेपर आया है वो बहुत डायलूट पेपर था, बहुत हल्के लेवल का पेपर था, और जो इंप्रेशन बाहर निकलता है मार्केट में लर्निंग आउटकम का, वो इंप्रेशन कोविड बैच का आज भी स्टैंडर्ड इंप्रेशन नहीं है। बट जब पेपर टफ आता है, और जब पेपर टफ आता है और उसमें बच्चा अच्छा करता है, तो इंप्रेशन जाता है कि हाँ कैलिबर है, उसके अंदर कैलिबर है, उसके अंदर वो क्षमताएं हैं, जो क्षमताएं किसी भी इंडस्ट्री को चाहिए होती है। इसलिए जब प्लेसमेंट की बात आती है, तो प्लेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10 एंड 10+2 इन दोनों के मार्क्स का वेटेज होता है। वो वेटेज क्यों होता है? क्योंकि आपने बोर्ड में भी अच्छा काम किया, आपने बोर्ड में भी एक अंडरस्टैंडिंग आपकी आई, और आपने पेपर को उस लेवल तक जाके सॉल्व किया कि आपके मार्क्स आए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को डीपली प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। तो सर अभी टेंथ का जो आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग हो गए हैं, कि टेंथ वाले बच्चे जो है साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, एक तरीके से सेमेस्टर सिस्टम कह लीजिए, या फिर जी, आप ये कह लीजिए कि बच्चों को 2 बार मौका मिल गया जेई मेंस की तरह। तो क्या लगता है, इट्स बेटर थिंग फॉर द टीचिंग इकोसिस्टम, या फिर इसका कुछ फायदा नहीं होगा? एक्चुअली इसको भी समझना पड़ेगा एनईपी 2020 के फ्रेमवर्क से। पहले जो एनईपी 2020 से पहले जो फ्रेमवर्क था, वो फ्रेमवर्क था 10+2 का, कि बच्चा 10 तक आया, 10th में बोर्ड दिया, और 10+2 12th में बोर्ड दिया। अब जो एनईपी ने इंट्रोड्यूस किया है वो फ्रेमवर्क है 5+3+3+4। फिर रिपीट करना चाहूंगा, 5 फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर। 4। अब 5 होता है अर्ली चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या बच्चा करता है, उस प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे को लोगों से बात करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, ब्लूम टेक्सोनॉमी पे काम करना, उसकी मोटर स्किल डेवलप करना, वो अर्ली चाइल्डहुड 5 साल है। फिर 3 साल, फिर 3+3 होता है आपका मिडिल स्टेज प्रिपरेटरी सिस्टम, जिसमें बच्चा आपका क्लास 8 तक आता है। और 8 तक आने के बाद जो 4 साल का है आपका 9, 10, 11, 12, तो 5+3+3 हो गया आपका क्लास 8 तक। 8 के बाद जब बच्चा आया क्लास 9 से 12 तक, तो उसको बोलते हैं 4। का मतलब है ये होता है आपका एडवांस प्रिपरेटरी स्टेज। इन 4 सालों में सीबीएसई ये बोलती है कि बच्चे के पास कई सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले हमारे हमारे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट में क्या था, कंप्यूटर साइंस था, ठीक है। अभी इलेक्टिव सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स भी आ गया, एआई भी आ गया, एमएल भी आ गया, रोबोटिक्स भी आ गया, फाइनेंशियल एजुकेशन भी आ गई। तो सीबीएसई अभी चाह रहा है कि बच्चा एकेडमिक के साथ साथ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाए। आप देखोगे इंडिया में बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी अपने कैंपस सेटअप कर रही है, और फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपका पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम होता है, जिसमें आपको कई लेवल पे मार्क्स लाने होते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, आप एफडीआई की बात कर रहे हैं सर, और ये क्या लगता है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर क्या हमारे एग्जिस्टिंग कोचिंग जो इकोसिस्टम है उसको कंपटीशन देगा, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे ही रहेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइटल क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू सर। इस समय की मांग ही यही इस क्वेश्चन को पूछने की। तो आप जब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसको आपको बहुत अच्छा आंसर भी मिलता है। तो आपने जब ये जी सर। बोला कि एफडीआई अब आ रही है, एफडीआई अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, और वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस डेवलप कर रही है, तो ये हमारा जो 10+2 जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया 5+3+3+4, इस सिस्टम को और ज्यादा एडवांस कर रहा है, कि बच्चा जब 12th में है, तो 12th में भी उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स आ जाए,
कॉम स्किल्स आ जाएं, उनके अंदर वो सारी स्किल्स आ जाएं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप जाते हो फॉरेन यूनिवर्सिटी में तो आप एग्जाम लिखते हो सेट का। सेट में एक आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, कई सारे पैरामीटर पे आपको इवोल्यूएट किया जाता है, केवल आपको सब्जेक्ट के बेस पे इवोल्यूएट नहीं नहीं किया किया जाता। जाता है, राइट। तो जब आपको कई सारे पैरामीटर पे इवोल्यूएट किया जाता है तो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए जितना ज्यादा ये एफडीआई आ रहा है आपका और फॉरेन यूनिवर्सिटियां अपने कैंपस सेटअप कर रही हैं, ये हमारे जो एग्जिस्टेंस इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा है, मतलब क्योंकि आप उसमें कहना चाह रहे हैं कि टीचर्स के लिए, कोचिंग के लिए भी बेटर है, अच्छे-अच्छे ऑप्शंस आएंगे। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली ये हमारे लिए। कल को और कल को सर एक ऐसा भी दौर देखा जा सकता है जब कोई इंग्लैंड की कोई मतलब कोचिंग जो है नीट की प्रिपरेशन कराए। डेफिनेटली डेफिनेटली आप बोलोगे कि एक जापानी कंपनी थी ईटूस, ईटूस अच्छा। आई थी और जापान जी, की वो जी। कंपनी थी, और ईटूस ने अपना कैंपस सेटअप किया कोटा में, और ईटूस ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन इटूस बाद में जापानी कुछ। कंपनी थी और उसने कोटा में अपना सेटअप करके अच्छा बिजनेस किया। जी, जी। और लेकिन बाद में कुछ इस इंडस्ट्री में शक्तिमान आया और शक्तिमान ने ईटूस को एक्वायर कर लिया। तो तो इटूस उस खत्म हो गया आज। जी, जी, खत्म हो गया। तो वही होता है कि इंडस्ट्री में चीजें एक बड़ी क्या साइज आती है। शक्तिमान सिर्फ खुद को ही शक्तिमान मतलब बनाए रखना चाहता है, या मतलब बाकी लोगों को शक्तिमान नहीं बनने देना है? शक्तिमान की एक स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी को बोलते हैं ओमनी ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। तो ओमनी चैनल स्ट्रेटजी में यही बात होती है कि आप हर जगह केवल आपका ही फेस दिखे, आप दिखो। उसके लिए आपको कितना भी पैसा लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इथिकल अनइथिकल कोई भी अप्रोच करना पड़े, पोचिंग वोचिंग आप जितने भी नाम ले लो, ये सारे के सारे काम यही होते हैं। मतलब मैं ही भगवान है, मैच भगवान है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये सारा का सारा जो व्यू है, आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि समय बहुत बलवान होता है। समय बहुत और जो बलवान है। समय जय महाकाल सर, जय महाकाल। जय महाकाल। जी, तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही सही मुद्दे पे आपने बात किया, और एक और छोटा सा सवाल बोलना चाहता हूँ सर, कि जैसे जी, आपने एनईपी की बात कर ली सर। एनईपी एक इतना बड़ा मुद्दा है कि मुझे लगता है इसके लिए आपसे अलग से टाइम लेना पड़ेगा, कि एनईपी के जी, जी, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कोचिंग पे, हाउ द कोचिंग टीचर्स कैन अडेप्ट टू द एनईपी, हाउ दे कैन राइट, बेनिफिट ड्रास्टिकली फ्रॉम द एनईपी। इससे उनका पर्सनल फाइनेंशियल जो है वो जी, बढ़ेगा, घटेगा, कोचिंग सैलरी घटाएगी, रिड्यूस करेगी, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। इसके बारे में आई थिंक मुझे लगता है कि एक सेपरेट से मतलब सेशन रखें तो बेटर रहेगा। बट इन जी, जी, शॉर्ट अगर नटसेल में बोले, मतलब कि अगर वन लाइनर में बोले, तो एनईपी इज वेरी गुड फॉर आवर कोचिंग टीचर्स और स्कूल टीचर्स और फॉर एवरीवन। क्या कहना चाहेंगे सर? राइट। तो एनईपी जो है, एनईपी 2020, ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एनईपी के लिए हमें एक पूरा पॉडकास्ट अलग से करना पड़ेगा, जी और सर। वो एनईपी हमें बहुत कुछ हमें बता रही होगी, हम आपको बहुत सारे इंसाइट देने वाले होंगे। बट एनईपी को नट सेल में समझते हैं। एनईपी आपकी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे बात करती है, और एनईपी ये बोलती है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा रट्टू तोता ना बने, बच्चा मगअप करके रट्टू तोता ना बने। बच्चा ऐसा हो कि जब बाहर जाए तो उसके अंदर बिजनेस स्किल्स भी हो, लीडरशिप स्किल्स भी हो, कॉम स्किल्स भी हो, नेटवर्किंग स्किल्स भी हो, उसके अंदर सारी स्किल्स हो, और वो अपने। मतलब जो टीचर्स एजुके सब्जेक्ट के साथ साथ ये सब स्किल्स भी देते हैं बच्चों को, उनकी मतलब वाहवाही होने वाली है। करेक्ट, उनका ही आने वाले टाइम में उनको ही काफी रेस्पेक्ट मिलने वाला, और उनकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। जिस टीचर को सब्जेक्ट के साथ साथ ये भी आता हो कि बच्चे को कैसे तैयार किया जाए आउटर वर्ल्ड के लिए, बच्चे को कैसे तैयार किया जाए, वो बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो वहां कैसे साइन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और एनईपी ने उसको राइट टाइम पे एड्रेस कर दिया, और 2020 में ये फ्रेमवर्क स्टेबल हुआ, और आज भी बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स में ये धीमे धीमे इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है स्कूल्स का, और इतने बड़े नेटवर्क में आने के लिए आपको धीमे धीमे इंप्लीमेंट होता है। आप देखोगे कि एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करता है, और सर एक उसमें बार आप दोबारा प्लीज रिपीट कर देंगे, आपने क्या वर्ड बोला सर? अटल अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब आपकी एक लैब है जो स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करता है। स्टेम स्टेम मतलब स्टेम एजुकेशन, स्टेम हाँ, एजुकेशन, ओके। हाँ, स्टेम एजुकेशन को। और इस समय जो पूरे वर्ल्ड में स्टेम का रिसोर्स है, वो सबसे बेस्ट रिसोर्स है, वो इंडिया के पास है। तो स्टेम अटल मतलब टिंकरिंग मैं लैब। यहाँ पर थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव से ब्रीफ करना चाहूंगा, कि जैसे मैंने कुछ ऐसा सुना है कि जब कोई इन्फेंट का बॉर्न होता है, बर्थ होता है, तो वहां से कुछ सेल्स ले लिए जाते हैं जिससे कि पूरे फैमिली
ट्री के जो जीन्स होते ना हैं। सर, वो स्टेम एक अलग चीज है, वो तो अच्छा। स्टेम थेरेपी की आप बात कर ओह! रहे हैं। अच्छा, स्टेम अच्छा। का मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशनल ओह! मैनेजमेंट सॉरी, प्रोग्राम। सॉरी, सॉरी सर, जी सच जी। में। तो स्टेम एजुकेशन का अच्छा, पार्ट जी, है। जी। जी जी। जी। और वो स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करता है थ्रू प्रैक्टिकल लर्निंग। और अटल टिंकरिंग लैब लैब आपका एक पीपीपी मॉडल है। पब्लिक पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ये मॉडल काम करता है। और इसमें गवर्नमेंट ग्रांट देती है स्कूल्स को कि आप इसको स्टेबल करिए और बच्चे को आप पार्टिसिपेट कराइए, बच्चा पार्टिसिपेट करे और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मतलब सरकार चाह रही है कि जो बच्चे प्रोड्यूस हों, वो हमसे हाँ, मतलब रोजगार की मांग ना करे, वो एक एंटरप्रेन्योर बन के निकले। आजकल मैक्सिमम जो एंगल है वो एंगल इसी इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट का, कि आप जॉब प्रोवाइडर बने और आपके अंदर वो टैलेंट हो जहां पे आप लोगों के साथ जुड़ सकें, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें और उनको जॉब प्रोवाइड कर सकें। तो इसीलिए हमारे जो आदरणीय पीएम साहब हैं उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर वोकल फॉर लोकल का लोकल। मतलब ये, जी सर। हाँ यही मतलब है कि जो लोकल ब्रांड्स हैं उनके लिए वोकल हुई और बाद में वो क्या बन जाए, लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू लोकल टू ग्लोबल। ग्लोबल। मतलब पहले वोकल फॉर लोकल, और हाँ, लोकल टू ग्लोबल। फिर लोकल टू ग्लोबल। क्या बात, क्या बात। जी मतलब मानना पड़ेगा सर, इस वक्त जो है इंडिया जो विटनेस कर रहा है, मतलब एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस और बहुत ही रैपिड चेंजिंग, मतलब इन्वायरमेंट इन एवरी ट्रांजिशन फेज है डायमेंशन, ये, इंडिया का ट्रांजिशन ट्रांजिशन फेज, फेज। और ट्रांजिशन हम जो फेज। डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो क्या हमारे हम विश्व एडुकेटेड। गुरु बनने के दौर में है? क्या हमारे शिक्षक एजुकेटर्स दे विल बी द एम्पावर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोफेशनल्स, या क्या है इस बारे में? जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम लोग विश्व गुरु बनने के लिए तैयार हैं, बट वो तभी तैयार हैं जब हमारे जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस कोर फिलॉसफी पे गुरु टिका रहेगा। गुरु ये नहीं सोचेगा कि शक्तिमान बनने के चक्कर में हम बच्चे को पेपर लीक कराने के लिए प्रमोट करें, हम बच्चे को क्विक सक्सेस के लिए प्रमोट करें। ये जिसने गुरु फॉलो को कर लिया, गुरु की मर्यादा में रहना पड़ेगा। जी, वो मर्यादा को फॉलो करना पड़ेगा और शिष्य गुरु की परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा, जो हमारे धर्मों में परंपरा कई सालों से चली आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कहा आपने। सिर्फ संस्कार से सफलता तक लिख देने से नहीं होगा। जी, लिखने से नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। तो लिखने से नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी प्रसाद सर, राम जी तिवारी सर, आपने जी, अपना बहुत ही कीमती समय दिया। और मैं यहाँ पर दो बातें बोलना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम जी तिवारी सर हमारे इस कोचिंग इंडस्ट्री के, नीट के, जेईई एडवांस्ड के वन ऑफ द पाइनियर्स रहे हैं, जो कि फॉर द लास्ट 10-15 इयर्स इस इंडस्ट्री में बहुत ही लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। और अब सर का एक अपना वेंचर है, और उस वेंचर के बारे में मैं बता देता हूं, क्योंकि आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर हैं सर। तो थोड़ा उस बारे में बता दीजिए कि जो आपका वेंचर है सर, और उस जी। वेंचर के बारे में सर आप किस तरीके से आपने एक छोटा सा एक नोएडा में एक जो एडू एडू सिस्टम जो स्टार्ट करने की आपने एक मुहिम ली है, जिससे कि एक लोकल लेवल पे बच्चों को संस्कार से सफलता तक मिल सके। तो इस जी, जी। बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे सर, हमारे जी, जितने जी, भी मतलब जब लोग मैं हैं। जब मैं नोएडा आया तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मैंने मीटिंग की, उनकी बर्निंग प्रॉब्लम मैंने समझी कि यहाँ पर कुछ भी मतलब बातें होती हैं, पेपर पे कुछ भी बातें होती हैं, पर एक्चुअल में कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर बच्चा परेशान है, उसको कोई एथिकल वैल्यू नहीं मिल रही है, उसको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, बच्चों को हमें बहुत दूर भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट में भी डाइल्यूट हो रहा है। तो हमने ये स्टार्ट किया कि जो भी हमारे आसपास की सोसाइटी में बहुत बच्चे हैं और उनको पढ़ाने के लिए यहाँ कोई एक बहुत अच्छा मेंटोर नहीं है, बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, तो हमने उन सभी प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए अपनी टीम को बुलाया और टीम के साथ हमने जितनी भी नोएडा में सोसाइटीज हैं उनके बीच में हमने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। और बच्चा कहीं दूर ना जाए, बच्चे को पास में ही घर के पास सारा सिस्टम मिल जाए, अपने पेरेंट्स से आइसोलेट फील ना करे, अपने कंफर्ट जोन में घर के पास रहे और वहाँ उसको सब प्रॉपर गाइडेंस मिले हर एक सब्जेक्ट का। उसके साथ साथ हमने एआई और एमएल को भी इंट्रोड्यूस किया। वो हमने इस डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस किया कि बच्चे का एक प्रॉपर डैशबोर्ड बन जाए। जब बच्चा हमारे पास पढ़ने आए तो हम उसका एक टेस्ट लेते हैं, हम एनएलपी इंट्रोड्यूस करते हैं और उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि बच्चे के अंदर अभी क्या क्या कमी है, बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, बच्चे के सर क्या हर्डल एनएलपी है। एनएलपी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा 2 मिनट बोल दें उस पे, एनएलपी क्या जी, है। और एनएलपी क्या है? एनएलपी आपका एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, इसका फुल फॉर्म है, जो आपसे एक सर्टेन डायरेक्शन में क्वेश्चंस करता है, जिससे आप जिसका आंसर देते हैं तो आपको ये निकल के आता है कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है,
आप पीयर टू पीयर लर्निंग एनवायरनमेंट में जब आप जाएंगे तो मतलब जब सर यहाँ पे मैं मतलब मेरी जो समझ है, जो मैं समझ पाया हूँ और मैंने कई साइकोलॉजिस्ट से भी मिला है, तो ऐसा मुझे लगता है कि जैसे क्लास 8th में ही बच्चे के अंदर आईएएस बनने का गुण है या आईटीएन बनने का गुण है या डॉक्टर जी बनने का, इसको हम एक थोड़ा रैशनलाइज कर सकते हैं, कुछ ऐसा जी कुछ सर। जी बिल्कुल करेक्ट। आपका यह है कि बच्चे के अंदर किस डायरेक्शन में उसके उसका इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट को अर्ली चाइल्डहुड में ही उसको एड्रेस कर देना और उसी डायरेक्शन में काम करना, तो जिससे क्या है कि बच्चे का अच्छा आउटकम आ सके। मतलब ये नहीं कि हर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसको क्लैट भी दिलवाओ, उसको अभी जी, से मतलब वो एडवोकेसी वाली बातें मतलब फीड होनी चाहिए। करना स्टार्ट करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हर बच्चा यूनिक होता है। हम जो अभी एजुकेशन सिस्टम है वो यूनिफॉर्मिटी पे काम करता है, बट जो हमारा हम जो डेवलप कर रहे हैं वो डेवलप कर रहे हैं यूनिकनेस पे। यूनिकनेस का मतलब है कि हर बच्चे का एक यूनिक स्ट्रेंथ है, एक यूनिक उसके लिए हर्डल है, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसका वीकनेस है। तो सपोज करिए कि बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको एनएलपी इंडेक्स जो हमारे ओपन क्वेश्चन है उससे पता लगाते हैं कि बच्चा बायो में अच्छा करेगा, मैथ में अच्छा करेगा, बच्चे का क्या इंटरेस्ट लेवल है, वहां पे काम होता है। दूसरा, सब्जेक्ट सपोज करिए कि आपका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो कोई सब्जेक्ट फिजिक्स, कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा हो सकता है, केमिस्ट्री और मैथ में वीक हो सकता है। तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा कहाँ वीक है, जहां वीक है उसको स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं और उसके लिए एक प्रॉपर डेली रूटीन डिफाइन करते हैं। और आजकल क्या है कि सीबीएसई भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है मेंटल हेल्थ के ऊपर। होता क्या है कि बच्चे अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को कोई आज एड्रेस नहीं कर रहा है। तो हमने अपने सिस्टम के साथ एडवांस काउंसलर जोड़े हुए हैं जिनको सीबीएसई ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और वो काउंसलर आते हैं और बच्चों की काउंसलिंग करते हैं पीरियोडिक बेसिस पे, और बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि बच्चे होते क्या कि कभी कभी इन बच्चे खुल के हाउस बोल नहीं पाते। काउंसलिंग, इन या हाउस इन हाउस, काउंसलिंग, कहीं जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना है, इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट में ही क्या है। बात क्या बात। तो ये सारे के सारे नॉर्म्स हमें फॉलो करने ही हैं, क्योंकि सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है और सीबीएसई ने बोला हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब यदि बच्चा, होता क्या है कि जब बच्चा क्लास 10th के बाद 11th में आता है तो वो एक ऐसे फेज से गुजर रहा होता है जिस फेज में उसके अंदर कई हार्मोनल चेंज आते हैं और वो उसको समझ नहीं पाता है वो, और जब उसको सब्जेक्ट में भी दिक्कत होती है तो उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आता है। उस प्रेशर में क्या है कि वो दब जाता है, अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाता है। बट जब हमारे काउंसलर्स आते हैं और उससे वन ऑन वन सेशन रखते हैं तो वो कभी रो कर, कभी गा कर, कभी हंस कर, कुछ ना कुछ तरीके से वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करता है और वहां से मालूम आता है कि इसकी रूट कॉज क्या है, क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हमारे इंस्टीट्यूट में उसको हम एड्रेस करते हैं। तो ये हो गया आपका एक एस्पेक्ट, जिस एस्पेक्ट में हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। दूसरा एस्पेक्ट होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में डिलीवरी के बाद हमारे जो फैकल्टी उनके साथ 24/7 आवर्स में जुड़े रहते हैं। डेडिकेटेड ग्रुप्स हैं, कोई भी डाउट है आप पूछिए और इमीडिएटली रिजॉल्व आता है, जिससे बच्चे के पास कोई लैग, क्योंकि सिस्टम में कोई लैग हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट में लैग हो जाएगा तो सब्जेक्ट में पाइलअप हो जाएगा, और पाइलअप से क्या होता मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्लासरूम बच्चे के लिए नहीं है, बच्चे के लिए अलग अलग क्लासरूम है, ये आप कहना चाह रहे हैं। है। जी जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप मतलब कि एवरी चाइल्ड बच्चे इज की जो यूनिक और यूनिकनेस है। उसका एक अलग मतलब सेट ऑफ फैकल्टीज असाइन होंगे और उनको जी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। तो सर जी ये बहुत ही अच्छा मतलब कि इनिशिएटिव लिया आपने सर, और थोड़ा बता दें हमारे व्यूअर्स को कि आपने ये कहाँ सेटअप किया है, और उसका हम एक छोटा सा वीडियो और ये चला देंगे, क्या लोकेशन है और कैसे क्या है सर, कैसे चीजें हैं, कौन कौन से क्लासेस को आप कैटर कर रहे हैं, लाइक दैट। जी, तो हमने यहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेटअप किया हुआ है और ये सेटअप हमारे स्थान के पास ही है, चेरी काउंटी के पास सेटअप है ये। और इस सेटअप में हम बच्चों को क्लास 9 से लेकर 12 तक आपका चल रहा होगा क्लासेस, जेई, नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी, और प्री फाउंडेशन मतलब क्लास 6 से 8 की भी क्लासेस चल रही हैं। और हमने इसमें एक नया भी इंट्रोड्यूस किया हुआ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी कि बच्चे को हमें यूपीएससी भी क्वालिफाई कराना है, तो क्या हम यूपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। तो हमने जो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है जेयू नीट के लिए, उसमें हमने यूपीएससी के लिए एसएसटी, इंग्लिश और एनसीईआरटी इनको भी इंट्रोड्यूस किया है। तो मतलब हम शुरू से ही यूपीएससी, बच्चे को हर डायमेंशन में ग्रोथ देते रहना है, 3D ग्रोथ। हाँ 3D ग्रोथ, जो बच्चे की यूनिकनेस है। कोई बच्चा प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता है और प्रशासनिक सेवाओं में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा वेटेज होता है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जो इकोनॉमिक्स हो गया, आपका साइंस हो गया, फिर आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। इसलिए हमने एसएसटी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये उन बच्चों के लिए भी इंट्रोड्यूस किया है जो बच्चे जेई नीट के साथ जिनका लॉन्गर आउटकम यूपीएससी के लिए है।
तो सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हमारी पूरी शुभकामनाएं है कि आपका इनिशिएटिव ग्रो करे और मैं चाहूंगा कि आप हमेशा बूटस्ट्रैपिंग ही करें, आपको जी, इन्वेस्टर्स की जरूरत ना पड़े जी, और जी। इन फ्यूचर मैं यही चाहूंगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है आप आई थिंक कि कुछ नॉन एकेडमिक पोजीशंस की रिक्वायरमेंट थे, आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट है, अभी आप अगर बोलना चाहते हैं तो यू कैन से, अदरवाइज वो हम नहीं, बाद नहीं, में। मैंने जैसे आपके साथ भी मैंने इसको बात किया था कि हमारे पास एकेडमिक टीम बहुत स्ट्रांग है। नॉन एकेडमिक के लिए हमें एक मतलब अनुभवी अनुभवी, एडमिशन, अनुभवी, हाँ, हाँ, अनुभवी एडमिशन काउंसलर्स की जरूरत पड़ेगी जिनको अनुभव रहा है इस क्षेत्र में। अनुभव रहा है इस क्षेत्र में। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, हमारे साथ जो भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ जुड़े। लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 4-5 years 7 years लाइक दिस, इस तरीके से इस तरीके से मतलब जुड़े जिनको। और वो एक इसको फैमिली लेके चलें कि हमें इसे ग्रो करना है और इसके साथ जुड़ के जो बच्चों के हित के लिए काम करें। हमारा जो जो हमारा धर्म होना चाहिए, वो धर्म होना चाहिए बच्चों का हित। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर चाहूंगा, माफी चाहूंगा सर, मैंने मतलब ये आपसे परमिशन नहीं ली, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि रामजी तिवारी सर इस इंडस्ट्री में सीपीए यानी करोड़ पर एनएम के पैकेज पे भी रहे हैं, मतलब ऐसा कहा जा सकता है। तो सर का काफी अनुभव है और इनके लीडरशिप में ये जो मतलब एक छोटा सा एजुकेशनल इकोसिस्टम जो डेवलप होने जा रहा है, मेरा मानना है कि दिस इज डेफिनेटली अ बून फॉर नोएडा और इन अपकमिंग टाइम में भी एनसीआर के अलग रीजंस पे भी सर काम करें। पर अभी जी, जो भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, आप मतलब कनेक्ट हो सकते हैं जी, रिगार्डिंग, और आप इंस्टीट्यूट विजिट भी कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, ये जो एड्रेस है वो भी हम डिस्प्ले कर देते हैं। एंड जी, डेफिनेटली इट्स अ वेरी ग्रेट पॉडकास्ट विथ यू सर, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जो आपने बातें कही है, जो आपने जी, इंसाइट शेयर किया है, और जी, एक बार फिर से हम आपसे कनेक्ट होंगे एनईपी के मुद्दे पे। और जी। हमारा जो बॉटम लाइन जो आप कहना चाहते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं मोस्टली फैकल्टीज हैं, तो उनके लिए बॉटम लाइन क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि हम लोगों ने पूरे पॉडकास्ट में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे बात किया और उस एंगल्स में हमने ये भी बात की कि आजकल की जो जनरेशन है उसको डेवलप करने के लिए हमारे जो गुरु हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो शॉर्टकट्स को प्रमोट ना करें, शक्तिमान बने, शक्तिमान बनना गलत नहीं है, बट शक्तिमान के साथ साथ जो उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। बच्चों के साथ थारो लर्निंग को प्रमोट करें, पूरे साल लर्निंग को प्रमोट करें, उनके अंदर एक हार्ड वर्क और जुनून को इनकलकेट करें, वो लाएं। और दूसरा, एनईपी 2020 इस चीज को बहुत पहले से ही समझ गया था कि आगे चल के हमारी स्टैंडर्ड जो है, जो क्वालिटी है, वो डाइल्यूट होगी। तो उसने अपना एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क दे दिया है और बहुत जल्दी ये फ्रेमवर्क कोचिंग इंडस्ट्रीज में भी इम्प्लीमेंट होगा। तो हम आने वाले पॉडकास्ट में एनईपी 2020 पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके साथ जी और सर, वो बहुत बिल्कुल। वो काफी इंसाइटफुल होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। एनईपी के वीडियो का तहे दिल से इंतजार रहेगा। थैंक यू सो जी, मच राम जी सर। जय महाकाल सर, जय जय महाकाल। महाकाल, जय जय महाकाल। महाकाल।